नेक्स्ट है हमारा राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो राज्य विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा अनुमोदित और नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, इनको अनुमोदित किया जाता है, यानी इनके लिए फंड वगैरह दिया जाता है और इन पर कंट्रोल सरकार के द्वारा ही, राज्य सरकार के द्वारा ही रखा जाता है। संबंधित राज्य के लिए और वे यूजीसी द्वारा सेकंड के तहत वित्तीय और अन्य संसाधनों के वितरण की व्यवस्था करने, उन्हें आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यूजीसी है, यूजीसी के द्वारा ही, यूजीसी ही इनको भी सलाह देती है, ठीक है, राज्य विश्वविद्यालयों को भी, कि किस तरह से वे अपने संसाधनों का वितरण करें और उन्हें आवंटित करने के लिए जिम्मेदार करें, ठीक है। तो ये यूजीसी ही इनको सलाह देती है। यूजीसी अधिनियम 1956 की 12B, जो आमतौर पर एक स्थानीय विधानसभा अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है, यानी जो यूजीसी अधिनियम है 1956, इसकी ये शाखा है 12B, जो कि आमतौर पर एक स्थानीय विधानसभा द्वारा, ठीक है, स्थानीय विधानसभा यानी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती है। 17 जून 1972 के बाद में स्थापित राज्य विश्वविद्यालय केंद्र सरकार, यूजीसी या सरकार से धन प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। यानी इसमें यह बताया गया कि जो भी विश्वविद्यालय जो 17 जून 1972 के बाद में स्थापित हैं, जो भी राज्य विश्वविद्यालय 17 जून 1972 के बाद में स्थापित किए गए हैं, वे केंद्र सरकार, यूजीसी या सरकार से धन प्राप्त करने या फिर किसी अन्य संगठन के लिए कोई भी अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि राज्य जो हैं वो विश्वविद्यालयों का विकास प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की चिंता का विषय, यानी राज्य में जो विश्वविद्यालय वो किस प्रकार से विकास करेंगे, किस प्रकार का उनका स्ट्रक्चर होगा, तो ये सब क्या है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। विशेष योजनाओं के तहत अनुदान सहित विकास अनुदान सभी आरक्षित विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाते हैं। यानी अगर कोई स्पेशल योजना है, कोई विशेष योजना है, उनके तहत जो अनुदान है यानी विकास अनुदान, वो सभी आरक्षित विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाएंगे। जो भी आरक्षित विश्वविद्यालय, रिजर्व विश्वविद्यालय, ठीक है, उनको ये प्रदान किए जाएंगे। इस तरह के अनुदानों ने बुनियादी सुविधाओं के निर्माण, विकास और उन्नयन में सुविधा प्रदान की है। मतलब जो इस तरह के अनुदान मिलते हैं, ग्रांट्स मिलते हैं, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका निर्माण हुआ है, उनका विकास हुआ है और उनमें बढ़ोतरी हुई है। अब आगे इसमें कि जो कृषि और प्रौद्योगिकी विभागों वाले कृषि विश्वविद्यालयों सहित राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है, क्या है, कृषि और प्रौद्योगिकी विभाग, इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालयों सहित राज्य विश्वविद्यालय, ये यूजीसी की सूची के अनुसार अक्टूबर 2017 के डेटा राज्य विश्वविद्यालय 370 राज्य विश्वविद्यालय है। इसमें ये बताया गया अक्टूबर 2017 के डेटा के अनुसार कि कृषि और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ जो राज्य विश्वविद्यालय है उनकी संख्या 370 के लगभग है, ठीक है। ये यूजीसी होम पेज पर मिल जाएगी आपको अगर वहाँ देखना चाहे तो। अब हम देखते हैं कि जो राज्य विश्वविद्यालय इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो इसमें ये चीज़ होती है कि जो संबंधित राज्य हैं उनके राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों के लिए आगुन्तक के रूप में संबंधित कार्य करते हैं। यानी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे जो उनके गवर्नर होते हैं वो वहाँ पर आगुन्तक यानी चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं वो वहाँ के गवर्नर होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसे क्वेश्चन फॉर्म में आप जरूर याद रखना। तो स्टेट जो जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके चांसलर होते हैं राज्यपाल, और जितनी भी केंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं केंद्र सरकार की, ठीक है, तो उनके जो चांसलर होते हैं वो होते हैं हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी। ओके, तो आगे इसमें राज्य सरकार राज्यपाल को कुलपति, कोर्ट नॉमिनी और चयन समिति की नॉमिनी की नियुक्ति में सहायता करती है, ठीक है। जो राज्य सरकार होती है वो राज्यपाल की सहायता करती है किस किस चीज़ में, एक तो कुलपति के निर्धारण में, उसके अलावा कोर्ट नॉमिनी और चयन समिति के नॉमिनी की नियुक्ति करने में, ठीक है। तो राज्य सरकार की सहायता के माध्यम से ही राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। अब आगे इसमें राज्यपाल को विश्वविद्यालय अधिनियम में विभिन्न स्थिति के मामले में कुछ सदस्यों को कार्यकारी समिति यानी जैसे प्रबंधन बोर्ड यानी BOM, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, न्यायालय और विश्वविद्यालय की चयन समिति को नामित करने की शक्ति है। तो इसमें बताया गया है कि जो राज्यपाल है उसकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी शक्ति है। तो इसमें राज्यपाल विभिन्न स्थिति में कुछ मामलों में,
ठीक है, कुछ सदस्यों को कार्यकारी समिति के रूप में या फिर बोर्ड प्रबंधन बोर्ड के रूप में और विद्यालय की चयन समिति के रूप में नामित कर सकते हैं, ये बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट है निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। भारत में जितने भी निजी विश्वविद्यालय हैं उनके लिए मानक की स्थापना और उनके मानक जो है उनका निर्माण करना और इसके अलावा उनकी रख रखाव यानी उनकी देखभाल करना, उनकी निगरानी करना, ये यूजीसी की करती है। कौन करती है? यूजीसी का ही कार्य है। इन नियमों के अनुसार यूजीसी अधिनियम के अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थानीय विधानसभा के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यानी जो ये निजी विश्वविद्यालय किस तरह से जो स्थापित किए जाते हैं स्थानीय विधानसभा के, ठीक है, वहाँ पे जो भी स्थानीय विधानसभा होती है उसमें अधिनियम के द्वारा ये स्थापित किए जाते हैं। और सूचीबद्ध विश्वविद्यालय यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट वैधानिक परिषदों के अनुमोदन के साथ डिग्री प्रदान करने के लिए सक्षम है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो भी सूचीबद्ध है, जो भी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूजीसी अधिनियम की धारा 22 के तहत यूजीसी के द्वारा निर्दिष्ट वैधानिक परिषदों के अनुमोदन के साथ में वो वहाँ पर अपने यहाँ पर डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं और जहाँ भी आवश्यक हो उनके मुख्य परिसर के माध्यम से। यानी जो ये निजी विश्वविद्यालय है इनका अपना मतलब यूजीसी ने इनको ये हक दे रखा है कि ये अपने आप से डिग्री प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो निजी विश्वविद्यालय होते हैं ये यूजीसी द्वारा अनुमोदित संस्थान है। निजी विश्वविद्यालय भी यूजीसी के द्वारा ही अनुमोदित संस्थान है। हालांकि ऐसे विश्वविद्यालय केंद्रीय राज्य कोष पर नहीं चलते। ये क्या है, ना तो इन्हें जो केंद्र सरकार है वो कोई फंड वगैरह देती है और ना ही राज्य सरकार कोई फंड देती है। ठीक है, वे डिग्री स्थापित कर सकते हैं लेकिन ऑफ कैंपस कॉलेज या संबंध और संस्थान कॉलेज नहीं हो सकते। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, कोई भी डिग्री स्थापित कर सकते हैं लेकिन कोई भी ऑफ कैंपस कॉलेज या संबंध संस्थान कॉलेज नहीं हो सकते। वे 5 साल के लिए अपने अस्तित्व के बाद संबंधित राज्य के भीतर ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना कर सकते हैं। यानी जब इनके 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में राज्य के भीतर में जहाँ पर है ये उस राज्य के अंदर ही ये ऑफ कैंपस सेंटर यानी ओ की स्थापना कर सकते हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की पूर्व स्वीकृति के साथ यूजीसी की वेबसाइट पर बताता, मतलब यूजीसी इसको भी अपनी वेबसाइट पर फिर दर्शाता है। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जो कि इन कैंटरों को फ्रेंचाइजिंग के आधार पर चला रहे हैं, जिनकी अनुमति नहीं है। मतलब कि जो यूजीसी के नियम के अनुसार इन विश्वविद्यालयों को, ये जो निजी विश्वविद्यालय इन्हें फ्रेंचाइजिंग के आधार पर नहीं चला सकते, जबकि ऐसा चल रहा है जो कि मतलब गैरकानूनी है। ठीक है, जिसकी अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए जो राजस्थान के पिलानी में बिड़ला प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान है, क्या राजस्थान का ये है एक संस्थान, इंस्टीट्यूट पिलानी में बिड़ला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान। ठीक है, जो कि बिड़ला समूह के ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित और चलाया जाता है। ठीक है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी क्या होती है, किसी ट्रस्ट के द्वारा या फिर किसी बिजनेसमैन के द्वारा ये चलाया जाता है। ठीक है, बड़े व्यापारी के द्वारा इन्हें चलाया जाता है। ठीक है, तो 1964 में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बन गया था। हालांकि बाद में क्या है, ये 1964 में ये आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बन गया। और मान्यता का कौन देता है विश्वविद्यालय को, किसी भी यूनिवर्सिटी को कौन मान्यता प्रदान करता है, हमारे यूजीसी। कौन? यूजीसी। तो जिस तरह से जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके पास में राष्ट्रपति और गवर्नर के रूप में चांसलर होते हैं, लेकिन राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के विपरीत क्या है, इनमें निजी विश्वविद्यालयों में हमेशा अध्यक्ष होता है। ठीक है, इनके पास में कोई चांसलर नहीं होता, सिर्फ इनके अध्यक्ष होते हैं। एक यूजीसी समेकित सूची के अनुसार 2017 में 293 निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी 2017 की रिपोर्ट के अनुसार इस टाइम जो है हमारे देश में 293 निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब हम इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले इनमें जो प्रवेश प्रक्रिया है ये खुद ही अपनी प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करते हैं, यानी जो एंट्रेंस वगैरह होता है इसमें ये उसका संचालन खुद करते हैं। यूजीसी इनकी प्रवेश परीक्षाएं नहीं कराती हैं। ठीक है, बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर
जो ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, इनमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह होते हैं ये यूजीसी या अन्य संस्थानों के द्वारा होते हैं, बल्कि जो ये जो निजी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये अपनी प्रवेश प्रक्रिया स्वयं ही संचालित करती है, खुद ही करती हैं। और इसके अलावा ये अपना सिलेबस भी खुद तय करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या क्या पढ़ा जाएगा और क्या नहीं, तो ये भी ये खुद ही डिसाइड करते हैं। इसके अलावा ये अपनी खुद की परीक्षा भी आयोजित कराते हैं, मतलब अपनी परीक्षा भी खुद कराते हैं और छात्रों को डिग्री भी प्रदान कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? जो इनके यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है उसे खुद कराते हैं, सिलेबस भी खुद बनाते हैं और जो परीक्षा उसको खुद ही आयोजित करते हैं और इसके अलावा छात्रों को डिग्री भी प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब आगे हमारे डीम्ड विश्वविद्यालय, ये क्या होते हैं आइए देखते हैं। इनका सबसे पहला काम ये है कि वे उच्चतर शिक्षा संस्थान जो कि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट और ऊंचे स्तर पर कार्य कर रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा सम विश्वविद्यालय यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। और जिन संस्थानों को डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित किया जाता है वे एक विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तरों और विशेषाधिकार का उपयोग करते हैं, यानी कि ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उच्चतर कार्य करते हैं, बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं, इसलिए यूजीसी सिफारिश करके इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करा सकती है। तो ये जो डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी होती है यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की एक स्थिति है। क्या है? यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई स्वायत्तता की एक स्थिति है। ठीक है, और कौन सी धारा के तहत? यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत। आगे इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय पूर्ण स्वायत्तता या स्वतंत्रता का आनंद लेते। ठीक है, इनके पास में क्या है? इनकी खुद की मतलब ये स्वतंत्र होते हैं अपने हिसाब से कुछ भी कार्य करने के लिए, अपने पाठ्यक्रम के लिए, अपनी फीस वगैरह के लिए, और मतलब प्रवेश किस प्रकार से लेंगे, शुल्क क्या रहेगा, इनका शुल्क तय करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, यूजीसी या फिर केंद्र सरकार इनके बीच में हस्तक्षेप नहीं करती, इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। कुछ डीम्ड होने के लिए भी विश्वविद्यालय भी अपने दम पर डिग्री प्रदान कर सकते हैं, यानी कुछ डीम्ड विश्वविद्यालय हैं वो क्या अपने दम पर भी डिग्रियां प्रदान कर सकते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय जो अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हैं एक पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा जो भी विश्वविद्यालय, उसे एक बाद में पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जा सकता है। एक यूजीसी समेकित सूची 2017 के अनुसार देश में 123 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन आ जाए कि कितने यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे, वो 123 प्लस है। ठीक है, तो 123 प्लस यूनिवर्सिटीज़ है। आगे इसमें डीम्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। क्या है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, यानी पहले क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, पहले इन्हें इंजीनियरिंग यानी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाने जाते थे। तो उच्च शिक्षा की मणिपाल अकेडमी, ठीक है, और है ये सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र। ठीक है, इसके अलावा पुणे में कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान के सिम्बायोसिस संस्थान। इसके अलावा नेक्स्ट है व्यवसाय प्रबंधन और सिम्बायोसिस सोसाइटी, लॉ कॉलेज, नारसी के सिम्बायोसिस संस्थान शामिल है। फिर से देखते इसमें कौन कौन से। एक तो मणिपाल अकेडमी, ठीक है, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा। इसके अलावा सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र, और पुणे में कंप्यूटर अध्ययन और अनुसंधान के सिम्बायोसिस संस्थान। इसके अलावा व्यवसाय प्रबंधन, सिम्बायोसिस सोसाइटी, लॉ कॉलेज, नारसी के सिम्बायोसिस संस्थान आदि इसमें शामिल है। इसके अलावा मोन्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये भी क्या है? एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप इनके नाम अच्छे से याद रखना, कभी आ जाए एग्जाम में और पूछे कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटी और कौन सी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन, यानी जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को भी डीम्ड यूनिवर्सिटी माना जाता है। किसको? ये जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंधन और भारतीय विज्ञान संस्थान, इन बेंगलोर को भी विश्वविद्यालय कैसा? डीम्ड यानी सम विश्वविद्यालय माना जाता है। अब इनके हम कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले क्या, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है इन्हें कुछ स्वतंत्रता मिली होती है, ठीक है। एक तो क्या, ये अपने यहाँ पर जो प्रवेश प्रक्रिया है उसका संचालन भी खुद ही करते हैं, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ करती है ऐसे ही ये भी अपने यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया का संचालन खुद करते हैं। इसके अलावा ये इनका जो सिलेबस है ये खुद ही तय करते हैं कि हमें अपने यहाँ पर क्या क्या पढ़ाना है क्या क्या नहीं, और जो परीक्षा है ये खुद ही आयोजित कराते हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी और इसमें जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक डिफरेंस है ये कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो अपने छात्रों को डिग्रियाँ दे सकते हैं, लेकिन ये डीम्ड यूनिवर्सिटी छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अपने छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं कर सकते, इनको यूजीसी के माध्यम से ये डिग्री प्रदान की जा सकती है। तो इसके हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, डीम्ड विश्वविद्यालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं कौन सा डीम्ड यानी सम विश्वविद्यालयों के बारे में सही है। ए, राज्य का राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालय का चांसलर होता, या बी, वे अपना सिलेबस और कोर्स वर्क खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, वे प्रवेश और शुल्क के बारे में अपने स्वयं के दिशा निर्देशों को लागू कर सकते हैं, और डी है, वे डिग्री प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही है वो बताना आप कोड के माध्यम से बताना। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, सी और डी। इसमें डी नहीं है, ठीक है, वो अपनी डिग्री खुद प्रदान नहीं कर सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी और सी होगा, ठीक है। क्या होगा, बी और सी, डी नहीं होगा इसमें। तो बी और सी इज द करेक्ट आंसर।